हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम कंसेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है गोल्जी एपरेटस। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 11 था। ठीक है, एंड दिस इज लेक्चर नंबर 12, जहां हम डिस्कस करेंगे गोल्जी एपरेटस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। देखो, सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के नज़दीक, है ना, हमें एक डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर यानी धागे नुमा संरचना दिखाई देती है। ठीक है, जिसे हम गोल्जी एपरेटस कह रहे हैं। ठीक है, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर, ओके, नियर द न्यूक्लियस, है ना। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनिल। अब देखो, एक चीज ध्यान देना, गोल्जी एपरेटस क्या है, ये एक प्रकार का कोशिका अंग है, सेल ऑर्गेनिल है। देखो, अभी हम गोल्जी एपरेटस के बारे में बिल्कुल ही जनरल स्टफ्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल इसके बारे में जनरल बातों को जान रहे हैं, बेसिक चीज़ों को जान रहे हैं, जो कि जानना ज़रूरी है ना। तो पहले हम जनरल बातों को जान लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो, तो ये क्या है, एक तरह का सेल ऑर्गेनिल है। आपने सेल में पढ़ा होगा कि सेल के अंदर हमें सेल ऑर्गेनिल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनिल, सिंपल। इट इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, कहाँ देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। अगर आपने सेल को पढ़ रखा है, थोड़ा बेसिक अगर आपको सेल के बारे में पता है, तो आपको ये पता होगा कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। ठीक है, उनके बीच डिफरेंस आपको पता होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरी एक वीडियो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच, मैंने बहुत ही ईजिली डिफरेंस बताया हुआ है। ठीक है, तो गोल्जी एपरेटस कहाँ देखने को मिलेंगे, ये जो सेल ऑर्गेनिल है कहाँ देखने को मिलेगी, यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलेगी, है ना। प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलती। ओके, अच्छा, इट इज ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान देना। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कि कौन इनमें से कौन से सेल ऑर्गेनिल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। और मैंने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ाया हुआ है, जहां मैंने बताया है कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनिल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। एक तो आपका गोल्जी एपरेटस हो गया, जिसे हम पढ़ रहे हैं, है ना। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, है ना, वैक्यूल हो गए, ये सब क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, टोटल उसमें 4 ऑर्गेनिल्स होते हैं। ठीक है, और आगे क्या है, देखो, लेट्स सी। देखो, इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल। ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल है ना। केवल इसमें एक ही मेम्ब्रेन पाई जाती है, हमें इसमें केवल एक ही मेम्ब्रेन देखने को मिला करती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो बात अभी अभी मैंने आपको बताया, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इस चीज़ का ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ और इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, तो वहाँ आपको जो भी चारों जो सेल ऑर्गेनेल्स आपको याद रखने, जैसे मैं एक बार नाम भी रिकॉल कर दे रहा हूँ। देखो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पहला जो आपका सेल ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद गोल्जी एपरेटस, है ना। गोल्जी एपरेटस के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, अगर ध्यान दो तो लाइसोसोम, है ना, और फिर वैक्यूल्स। ठीक है, ये सारे क्या हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। राइट, ओके, चलो, अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमने यहाँ पढ़ा, इट इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरी ये ऑर्गेनिल है। अच्छा, लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट। इन प्लांट सेल इट इज नोन एज डिक्टियोसोम्स। प्लांट सेल में यानी पादप कोशिका में, अब देखो, प्लांट सेल और एनिमल सेल आपने अगर थोड़ा सा ही पढ़ रखा है तो आप चीज़ों को आसानी से समझते चले जाओगे। ठीक है, तो प्लांट सेल में इसी गोल्जी एपरेटस को हम लोग क्या कह रहे हैं, डिक्टियोसोम्स के नाम से जानते हैं। देखो, कभी कभार इस तरह की क्वेश्चंस आ जाया करती हैं, या एग्जामिनर कभी पूछ सकता है ना, जनरल क्वेश्चन है। ऐसे तो
आपका इस तरह के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाने का उम्मीद कम ही होता है, बट स्टिल हमें जनरल चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी हो सकता है आपके कॉलेज के एग्ज़ाम में या कहीं भी काम आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बेसिक्स को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, कि बेसिक बातों को हम जाने और जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो प्लांट सेल में इसे हम क्या कह रहे हैं, डिक्टियोसोम्स कह दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, एब्सेंट इन मेच्योर मेमेलियन आरबीसी, इंपॉर्टेंट है। देखो मेच्योर मेमेलियन आरबीसी में क्या होता है, जो गोल्जी एपरेटस है वो एब्सेंट होता है, हमें दिखाई नहीं देता मेच्योर मेमेलियन आरबीसी में, ओके। एब्सेंट इन प्लांट सीव ट्यूब सेल्स, प्लांट के सीव ट्यूब सेल्स में भी ये एब्सेंट होता है, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सेंट इन स्पर्म सेल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के स्पर्म सेल में भी एब्सेंट होता है ना, जो कि लोअर प्लांट है हमारे, ठीक है। ब्रायोफाइट हो गए है ना, टेरिडोफाइट हो गए, उनके स्पर्म सेल्स में क्या होता है, गोल्जी एपरेटस एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ जनरल बातें हुई जिनका आपको ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों को आपको मेमोरी में रखना है। देखो ये भी, या इधर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जैसे डिक्टियोसोम मैंने बताया कि प्लांट में गोल्जी एपरेटस को क्या कहा जाता है, तो डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। तो ये सब भी क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, बट आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द डिस्कवरी। इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई कैमिलो गोल्जी इन 1898। पहली बार किसने ऑब्जर्व किया गोल्जी एपरेटस को, कैमिलो गोल्जी ने। कब किया, 1898, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ईयर आपका एनसीईआरटी से लिया गया है, और एज इट इज ये पूछा जा सकता है कि गोल्जी एपरेटस की डिस्कवरी कब हुई थी, किस ईयर में हुई थी, तो 1898। ये फैक्चुअल चीज़ें आपको याद रखनी ही है ना, कुछ फैक्चुअल बातें आपको याद रखनी ही है, वरना आप आंसर नहीं कर पाओगे। आप सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को पढ़ लोगे, आपको फैक्चुअल चीज़ पता ही नहीं है, ठीक है। आपने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि कब डिस्कवरी हुई थी, गोल्जी एपरेटस को कब ऑब्जर्व किया गया था पहली बार, तो आप कहाँ से आंसर दे पाओगे अगर आपको ये ईयर ही पता नहीं रहेगा, तो है ना। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, हमें इसे याद रखना पड़ेगा, यही एक तरीका है, ओके। अच्छा, उसके बाद ही लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम। तो जब कैमिलो गोल्जी ने इसे ऑब्जर्व किया तो उसके बाद ही इसे क्या नाम दिया गया, गोल्जी बॉडीज नाम दिया गया, ठीक है। इसलिए तो हम इसे कह रहे हैं ना, गोल्जी बॉडीज कह रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे इसे गोल्जी बॉडीज कहा गया, ओके। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम अगली स्लाइड को देखते हैं क्या है। चलो देखो, कंपोनेंट्स। अब देखो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, गोल्जी एपरेटस में कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें दिखाई देते हैं, किन किन चीज़ों से ये मिलकर बना है। देखो अभी हम इसे फिगर के थ्रू भी देखेंगे, है ना। इन सारी चीज़ों को अभी देखो हम फिगर के थ्रू भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट क्या है, गोल्जी सिस्टर्नी, गोल्जी वेजाइकल्स और गोल्जी ट्यूबल्स। याद करो, सिस्टर्नी, वेजाइकल्स, ट्यूबल्स, ये जो हम अभी कंपोनेंट्स यहाँ हम देख रहे हैं, ये हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी देखने को मिले थे। ये कुछ जो ये कंपोनेंट्स हैं हमने वहाँ भी डिस्कस किया था, ठीक है, इस तरह के कंपोनेंट्स को। तो गोल्जी एपरेटस में भी इस तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, गोल्जी सिस्टर्नी, गोल्जी वेजाइकल्स और गोल्जी ट्यूबल्स, राइट। चलो, अब सबसे पहले देखते हैं कि गोल्जी सिस्टर्नी क्या है, ठीक है। इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडीज, ठीक है। गोल्जी बॉडी का ये फंक्शनल यूनिट है। जिस तरह से सेल है ना, सेल हमारे बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, उसी तरह से ये गोल्जी बॉडीज की फंक्शनल यूनिट है, जिसको हम सिस्टर्नी कह रहे हैं, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। देखो ये लाइन पढ़ो, बहुत सारे फ्लैट यानी चपटे, ठीक है, डिस्क
शेप्ड स्ट्रक्चर स्टैक्ड पैरेलल, ठीक है ना, एक के ऊपर एक पैरेलली स्टैक्ड होते हैं। नाउ लेट मी शो यू फिगर, ओके, ज़्यादा समझ में आपको आएगा, है ना। रुको 1 मिनट, लेट्स गेट इट थ्रू अ फिगर। देखो क्या है, ये एक सेल का यहाँ मैंने फिगर बना रखा है और ये हुआ हमारा गोल्जी। देखो गोल्जी यहाँ मैंने दिखा रखा है और ये जो इस तरह से आपको ये पैरेलली जो स्टैक्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, इन्हें हम क्या कह रहे हैं, सिस्टर्नी कह रहे हैं, है ना। देखो ये जो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर जो पैरेलली स्टैक्ड है एक के ऊपर एक, इन्हें हम क्या कह रहे हैं, सिस्टर्नी कह रहे हैं। देखो, है ना, सिस्टर्नी कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये जो गोल्जी एपरेटस है, ये जो ऊपर वाला भाग, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसे हम सिस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस फेस या फॉर्मिंग फेस। सिस यानी सेम साइड, ये किधर की साइड पे होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ ये हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। सिस या फॉर्मिंग फेस ये कहलाता है, क्योंकि यहाँ देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेजाइकल्स हैं आके इस फेस पे जुड़ेंगी। देखो यहाँ से वेजाइकल्स निकल रही है, देखो राउंड शेप जो वेजाइकल्स मैंने यहाँ दिखा रखे हैं, ये आएंगी और इसके सिस फेस से जुड़ेंगी, ठीक है। तो ये सिस फेस है या फॉर्मिंग फेस और ये कॉन्वेक्स साइड है ना, दिस इज कॉन्वेक्स साइड, ठीक। अच्छा, और इधर क्या है, इधर ट्रांस यानी अपोजिट, ठीक है, ट्रांस या मैच्योरिंग फेस। ट्रांस या मैच्योरिंग फेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सिस फेस और ट्रांस फेस है जो मैं बता रहा हूँ, इसे ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों को, फिगर्स को ध्यान में रखना है, कौन सिस फेस है, कौन ट्रांस फेस है ना। अल्टरनेट नाम भी उसके आपको ध्यान में रखने हैं, है ना। तो दिस इज ट्रांस और मैच्योरिंग फेस एंड कनकेव साइड, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, जो भी वेजाइकल्स होंगी वो मैच्योर होकर बाहर निकलेंगी। देखो यहाँ से वेजाइकल्स क्या हो रही हैं, सारी मैच्योर होकर बनकर बाहर निकल रही हैं, ठीक है, ओके। चलो, तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन। चलो नेक्स्ट हम पॉइंट को देखते हैं क्या है। लेट मी रीड द नेक्स्ट पॉइंट। देखो, इट इज ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग, ये जो फैक्चुअल जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है, कितना इसका जो डायमीटर है वो कितना है गोल्जी सिस्टर्नी का, 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा गाइस, है ना, एग्जामिनर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएगा, ठीक है। तो ये जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, मैं बार बार कहता हूँ, बार बार इम्फेसाइज करता हूँ जितना हो सके, कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को आपको एज इट इज़ एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसको याद रखना है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पर्पस से आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। तो कितना है, 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, इसका डायमीटर आपको याद रखना है, ओके। किसका डायमीटर, गोल्जी सिस्टर्नी का, है ना। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब देखो एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, उसमें अलग अलग नंबर, वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी प्रेजेंट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो सिस्टर्नी का जो नंबर है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में वो एक जैसा ही हो, ठीक है। देखो लेट मी शो यू, देखो जैसे ये 1 2 3 4 है ना, 5 6, अब यहाँ 6 है, यहाँ मैंने बना रखा है, ठीक है। तो ये वैरी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सब में इसी तरह से सेम नंबर ऑफ गोल्जी सिस्टर्नी हमें देखने को मिले, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वैरी कर सकता है नंबर ऑफ सिस्टर्नी, है ना, इस चीज़ को समझना है, ओके। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो गोल्जी वेजाइकल्स। अब देखो वेजाइकल्स लाई नियर द एंड ट्रांस सरफेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब देखो वेजाइकल्स क्या है बच्चों, देखो कहाँ वेजाइकल्स हमें देखने को मिलेंगे, ये क्या कह रहा है, वेजाइकल्स लाई नियर द एंड ट्रांस सरफेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब देखो ट्रांस सरफेस क्या है, अपोजिट, यही तो ट्रांस सरफेस है ना, यही तो है ट्रांस या मैच्योरिंग फेस, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकल रहे हैं, वेजाइकल्स, देखो मैच्योर होकर वेजाइकल्स निकल रहे हैं, है ना,
तो दीज आर गोल्जी वेजाइकल्स। ये वेजाइकल्स कहाँ से आए हैं? ये तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। फिर ये कहाँ आए? गोल्जी एपरेटस में आए। गोल्जी एपरेटस में क्यों आए? अभी हम सारे फंक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, बातें करेंगे कि गोल्जी एपरेटस में ये क्यों है ना, तो उसके ऊपर अभी डिस्कशन होगी, ठीक है। अब यहाँ से इसमें आने के बाद क्या हो रहा है? यहाँ से ये मैच्योर होके, ठीक है, ये बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो हम इन्हें क्या कह रहे हैं? गोल्जी वेजाइकल्स कह दे रहे हैं, ठीक है। कहाँ हमें देखने को मिल रहा है? एंड सरफेस, ट्रांस सरफेस पे, हमें ट्रांस साइड पे सॉरी देखने को मिल रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गोल्जी ट्यूबुल्स। स्मॉल राउंड ट्यूबल्स अराइजेस फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ सिस्टर्नी। देखो ध्यान से एक बार इस स्टेटमेंट को फिर से देख लो। स्मॉल राउंड ट्यूबल्स अराइजेस फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ सिस्टर्नी। पेरीफेरी यानी परिधि, ठीक है। अब देखो ये पेरीफेरी है सिस्टर्नी का, ये देख रहे हो, ये परिधि है, ठीक है। तो यहाँ से छोटे छोटे ट्यूबल्स निकलते, देखो ये थोड़ा सा राउंडेड आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। देखो ध्यान से देखो, थोड़ा थोड़ा मैंने इसे राउंडेड बनाने की कोशिश की है। देखो साइड में आके ये राउंडेड हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से आपका जो ट्यूबल्स हैं एराइज हो रहे हैं, इन्हें ही हम गोल्जी ट्यूबल्स कहते हैं। स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर, देखो ये आपको राउंड दिखाई जो दे रहे हैं, ये क्या है? दीज आर गोल्जी ट्यूबल्स। ये पेरीफेरी पे है, ठीक है, साइड में है, देखो परिधि पे है, ठीक है। इसे हम क्या कह रहे हैं? गोल्जी ट्यूबल्स, ठीक है। ओके, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फंक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखो फंक्शन क्या है। देखो द गोल्जी apparatus principally performs the function of packaging materials to be delivered either to the intracellular target or secreted outside the cell। प्रिंसिपली क्या करता है? किस चीज क्या इसका जो फंक्शन है? प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जो मुख्यतः इसका जो कार्य है वो पैकेजिंग का है, ठीक है। मटेरियल्स टू बी डिलीवर आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट, या तो फिर सेल के अंदर ही चीज़ों को सेल के अंदर ही बनाकर भेजेगा। यहाँ से देखो चीज़ें हो सकता है बन के इधर चली जाए, माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाए, कहीं मतलब सेल के अंदर कहीं भी चली जाए, है ना। सेल के अंदर ही कहीं टारगेट करके भेज देगा, ठीक है। या फिर कहाँ भेजेगा? सेल से बाहर भेज देगा, ठीक है। चीज़ें यहाँ से बनी, ठीक है, पूरी तरह से इन्हें ठीक से पैक किया गया, ठीक है, इन्हें मॉडिफाई किया गया, इन्हें ठीक से, क्योंकि कोई चीज़ को जब आपको कहीं सप्लाई करना होता है बाहर, तो आप उसे ठीक तरीके से पैक करते हो, है ना। उसे पैक किया और फिर सेल से बाहर भेज दिया, या तो फिर ये सेल के अंदर ही कहीं भेज देगा या सेल से बाहर भेज देगा, ठीक है। ये पूरा सेल है, अगर सेल से बाहर भेजना है तो बाहर भेजेगा, अगर सेल के अंदर ही रखना है तो सेल के अंदर ही रहेगा। ओके, और ये सारे चीज़ के लिए सिग्नल होते हैं, ठीक है, कि सेल के बाहर चीज़ें जाएंगी या अंदर जाएंगी, ये सारे चीज़ों के लिए एक टैग होता है, सिग्नल होता है। ओके, चलो इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस चीज़ का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है? सॉरी, ग्लाइकोप्रोटीन का, ठीक है। प्रोटीन में हम लिपिड लगा दें तो क्या हो जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। प्रोटीन में क्या हो रहा है? यहाँ से देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बन रहा है? लिपिड बन रहा है ना, लिपिड बन रहा है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बन रहा है? हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस हुआ करती है। तो अब यहाँ से देखो प्रोटीन और लिपिड यहाँ से वेजाइकल के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अब देखो जो प्रोटीन आया, ठीक है, अब प्रोटीन में यहाँ पे उसने क्या ऐड कर दिया? गोल्जी ने प्रोटीन में यहाँ पे देखो शुगर ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्या बन गया? ग्लाइकोप्रोटीन बन गया, ठीक है। प्रोटीन में जब शुगर ऐड हुआ तो क्या बन गया? ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं? ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है।
फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो ये मॉडिफाई हो गया, ये पहले सिर्फ प्रोटीन था, लेकिन जब यहाँ कार्बोहाइड्रेट अटैच हुआ है ना, शुगर जब अटैच हुआ तो क्या बन गया, ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। अब देखो प्रोटीन में फिर से, ठीक है, प्रोटीन आया, अब हम वहाँ पे शुगर ना ऐड करके लिपिड ऐड कर दिए हम, ठीक है, तो क्या बन गया, ग्लाइकोलिपिड बन गया, ठीक है ना। लिपिड में हमने क्या ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दिया, सॉरी, लिपिड में हमने यहाँ क्या ऐड किया, शुगर ऐड किया। यहाँ पे हमने प्रोटीन में ऐड किया था शुगर को, ठीक है, तो ग्लाइकोप्रोटीन बन रहा था, तो उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोसाइलेशन कह रहे थे। यहाँ पे हमने लिपिड में शुगर को ऐड किया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोसाइडेशन कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ ग्लाइकोलिपिड बन जाया कर रही है, ठीक है। डैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि गोल्जी एपरेटस में लिपिड और प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होती है बच्चों, है ना। क्या हो रहा है यहाँ, लिपिड का भी मॉडिफिकेशन हो रहा है और प्रोटीन का भी मॉडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें ऐड की जा रही है ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। हो सकता है अगर उसमें मॉडिफिकेशन ना हो तो वो काम ना करे, है ना। मॉडिफिकेशन क्यों हो रहा है, उसके पीछे एक पर्पस है, ठीक है, इसलिए चीज़ों को मॉडिफाई की जा रही हैं, ठीक है ना, ताकि वो प्रॉपरली वर्क करे, ठीक है, जो उसका काम है वो करे, ठीक है, राइट। हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब ये जो आपका जो गोल्जी एपरेटस है, प्राइमरी लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी मदद करती है, ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम्स, अब देखो ऐसे लाइसोसोम हैं, अब आपको लाइसोसोम के बारे में थोड़ा सा भी अगर पता होगा तो आप जानते होंगे कि लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग कहते हैं। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हुआ करते हैं, है ना, ओके। अब देखो तो प्राइमरी लाइसोसोम क्या है, तो प्राइमरी लाइसोसोम्स ऐसे लाइसोसोम हैं जिसमें जो एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। देखो हमें बेसिकली 4 तरह के लाइसोसोम दिखाई देते हैं, देखने को मिलते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, है ना, और आपका रेसिडुअल या ऑटोफेजिक लाइसोसोम, रेसिडुअल लाइसोसोम हम उसको कहते हैं, और एक कौन हो गया, ऑटोफेजिक लाइसोसोम, ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेसिडुअल या टर्शियरी और ऑटोफेजिक लाइसोसोम। तो प्राइमरी लाइसोसोम जो बच्चों होता है उसमें जो एंजाइम्स होते हैं उस समय एक्टिव नहीं होते, ठीक है। तो क्या होगा, अगर प्राइमरी लाइसोसोम अगर बर्स्ट भी कर जाए, फट भी जाए, तो सेल को उससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिव नहीं है उस समय, है ना। ये जो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो उन्हें एक्टिव होने के लिए वो एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं, है ना। जनरली 4.5 to 5 से लेके 5 के भी आसपास वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्राइमरी लाइसोसोम्स है उसके अंदर जो एंजाइम्स है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, यानी ये इनएक्टिव फॉर्म में इसमें एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, प्राइमरी लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। वहाँ से फिर सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा एंड ऑल दैट, ठीक है। इन हायर प्लांट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। देखो हायर प्लांट में, ठीक है, हायर प्लांट्स में में ये और किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। हमें प्लांट में सेल वॉल देखने को मिलती है ना, तो उसके फॉर्मेशन में कौन हेल्प कर रहा है, तो ये गोल्जी एपरेटस ही उसके फॉर्मेशन में हेल्प किया करती है, ओके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों को याद रखना है। और आई होप गाइस कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपका क्या सुझाव है, ठीक है ना। आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। फ़िलहाल तो हम सेल पे ही चल रहे हैं और कोशिश करूँगा कि ये जो सेल की जो सीरीज़ है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, ओके। सो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में दें। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।